हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 18 फरवरी संडे को दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है कैन रूमेटॉइड आर्थराइटिस बी प्रिवेंटेड। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। ये डिसीज़ के बारे में प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस के लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है जॉबलेसनेस राइजिंग इन कंट्री विथ एजुकेशन लेवल्स स्टडी। ये जो डेटा आया हुआ है, जो स्टडी आई हुई है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में और प्री में भी आपको इससे चीज़ें पूछा जा सकता है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है कैन रूमेटॉइड आर्थराइटिस बी प्रिवेंटेड। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और GS 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। मेनली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो प्रीलिम्स 2024 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछा जा सकता है डिसीज़ थीम के अंदर। एक डिसीज़ जनरली पूछी जाती है और आपको उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में पूछा जा सकता है। इस आर्टिकल में हम समझेंगे ये डिसीज़ के बारे में, क्या ये क्यूरेबल है, क्या ये प्रिवेंटेबल है, कौन सी दवाइयाँ हैं इंडिया में जो इसे ट्रीट करने के लिए यूज़ की जा रही है, कौन कौन सी दवाइयाँ एक्चुअल में होती हैं। ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल के थ्रू समझेंगे, एड्रेस करेंगे। आया क्यों है? रिसेंटली लैंसेट में एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें ये प्रपोज़ किया गया है कि अगर हम एग्जिस्टिंग ड्रग को रीपर्पस कर देते हैं टू ट्रीट रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो इस डिसीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर हम कुछ इंडिकेटिव बायोमार्कर्स को पहचान लेते हैं किसी भी पर्सन में कि ये बायोमार्कर्स ये बता रहे हैं कि आगे चल के इस पर्टिकुलर पर्सन को आर्थराइटिस हो सकता है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हम देखें बाय एंड लार्ज इस स्टडी में यही बात की गई है कि आपको एग्जिस्टिंग ड्रग को रीपर्पस करना है। वैक्सीन की इसमें कोई बात नहीं की गई है। आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि ये डिसीज़ प्रिवेंटेबल है थ्रू वैक्सीन, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, एग्जिस्टिंग ड्रग को रीपर्पस करके ये सारी चीज़ें की जा रही है। शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रूमेटॉइड आर्थराइटिस? आर्थराइटिस एक्चुअल में है क्या? इट्स अ क्रोनिक डिसीज़, मतलब बहुत समय तक चलती है। ठीक है, इसका एग्जैक्टली देखें तो इसे क्योर नहीं किया जा सकता। ऑटोइम्यून कंडीशन दैट मोस्टली अफेक्ट जॉइंट। आपके जॉइंट के जो पेन है ना, वो बेसिकली आर्थराइटिस के कारण होते हैं। जिनको आर्थराइटिस होता है उन्हें जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये ऑटोइम्यून डिसीज़ है। इसका मतलब क्या है? ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमें बचाने की जगह हमारे ही बॉडी के पार्ट्स पे अटैक करने लगता है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोइम्यून कंडीशंस बोलते हैं। ठीक, और उसके कारण आपको फिर अलग अलग तरह की परेशानियां होती है। ठीक, उसी तरीके से रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जो कि किसको अफेक्ट करता है, जॉइंट्स को। साइंटिस्ट की बात करें तो उनको अभी तक ये समझ नहीं आया है कि ये ऑटो इम्यून कंडीशन ऑकर क्यों होती है, क्यों हमारे इम्यून सिस्टम ही जो है हम पे अटैक करता है, जॉइंट्स में इतना पेन होता है। ये सारी चीज़ें अभी तक साइंटिस्ट समझ नहीं पाए हैं। Patient experiences pain, swelling of joints, loss of function and mobility as a result of stiffness। जो पेशेंट होते हैं उनको पेन, स्वेलिंग होती है जॉइंट्स में और प्रॉपरली चल नहीं पाते हैं, मोबिलिटी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। अगर हम देखें तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है पेशेंट की वो बहुत ख़राब हो जाती है अगर आपको एक बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है तो। रूमेटॉइड आर्थराइटिस affects the lining of the joints and damage the tissue that cover the end of bones in joint। जो lining of joints होती है उसको अफेक्ट करता है और जो टिश्यू आसपास का उसे कवर कर रहा होता है उसको डैमेज कर देता है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उस पर अटैक करके। इट ऑफन ऑकर इन सिमेट्रिकल पैटर्न। अगर आपको मान लीजिए एक नी में हुआ है तो दूसरी नी में भी अफेक्ट होगा। अगर आपके हाथ के जॉइंट्स में हुआ है लेफ़्ट हैंड के तो राइट हैंड का जो जॉइंट्स है उस पर भी अफेक्ट होगा। फैटिग होता है, ओकेशनल फीवर भी आता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड होती है अगर पेशेंट को ये डिसीज़ हो जाती है। और उसके अलावा भी कई सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है जैसे कि हार्ट से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड, ब्लड, नर्व्स, आइज़ और स्किन।
तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, अर्थराइटिस के बारे में, डिसीज़ के बारे में हो जाएगा। अब स्टडी की बात कर लेते हैं। जो स्टडी की गई है उसमें कौन सा ड्रग यूज़ किया है, एबाटासेप्ट। ठीक, इसको अगर हम रीपर्पस कर देते हैं तो ये पर्टिकुलर डिसीज़ को प्रिवेंटेबल किया जा सकता है। इवन आपको एक दशक पहले भी अगर थोड़े बहुत सिम्टम नज़र आते हैं तो अगर हम उस सिम्टम को पकड़ लें तो ये डिसीज़ को आगे होने से रोका जा सकता है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में 10 में से 6 ऐसे ड्रग हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं। टोफासिटिनिब जो कि 900 रुपये में पूरे मंथ की सप्लाई जो है प्रोवाइड कर रहा है, ये ड्रग अवेलेबल है। जेक इनहिबिटर ये भी जो है इंडिया में अवेलेबल है। ये वाला ड्रग अवेलेबल नहीं है। इनिशियली ये इंडियन मार्केट में आया था लेकिन अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने के बाद एबाटासेप्ट जो है इंडियन मार्केट को छोड़ चुका है। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा क्या था, आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है जॉबलेसनेस राइजिंग इन कंट्री विथ एजुकेशन लेवल। जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है एजुकेटेड लोगों में। ये स्टडी में पाया गया है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनरली अगर हम देखें हमारा परसेप्शन क्या है, एजुकेशन बढ़ेगा तो जॉब जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़िया मिलेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो जनरल परसेप्शन है। लेकिन अपने यहाँ उल्टा हो रहा है। अपने यहाँ जितना आप एजुकेशन लेते जाओगे उतने चांसेस हैं आपके जॉब ना लगने के। ये जो आर्टिकल है द हिंदू में आया है और GS3 इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। सारा डेटा आप यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट GS1 में भी डेटा यूज़ किया जा सकता है, ऐसे में डेटा यूज़ किया जा सकता है। तो जो कंप्लीट आर्टिकल है स्टडी बेस्ड आर्टिकल है, इन्फॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है, डेटा बेस्ड आर्टिकल है। शुरू करते हैं आर्टिकल। द कंट्री इकॉनमी इज witnessing a stagnating employment growth rate, weakening employment elasticity, slow structural transformation and brewing structural problems in the labor market such as low female participation rate and a rise in unemployment rate with education level according to study by IIM लखनऊ। IIM की रिसेंट एक स्टडी में ये पाया गया कि जो इकॉनमी है वो क्या क्या चीज़ें विटनेस कर रही है। फर्स्ट, स्टैग्नेटिंग एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है, स्थिर हो जाना। तो जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी ग्रोथ रेट बढ़ नहीं रही है। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। GDP जितनी बढ़ रही है उतनी जॉब्स नहीं आ रही है, तो एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है ना, GDP की से होने वाली कितनी जॉब बढ़ रही है उससे हम मेजर करते हैं, तो उतनी नहीं बढ़ रही है तो ये वीक हो जाएगा। स्लो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी अपने यहाँ बड़ा स्लो है। एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। सर्विसेज है ना, जो लेबर फोर्स है वो कहाँ पर है, अभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। 45 to 50% हाफ ऑफ द पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर में। तो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है। और उसके अलावा लेबर मार्केट में भी बड़ी इश्यूज़ हैं, जैसे कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, जैसे कि लो फीमेल रेट पार्टिसिपेशन। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन काम ही नहीं करेगी तो GDP कैसे बढ़ेगी। जो फीमेल रेट पार्टिसिपेशन है वो भी बहुत कम है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है एजुकेशन लेवल के साथ। जैसे जैसे आप एजुकेटेड होते जाओगे, जितना आप एजुकेशन लोगे उतने ही चांसेस हैं आपके जॉब ना लगने के। और ये जो है सबसे यूनिक पॉइंट है, ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। जो स्टडी की गई है वो किन किन रिसर्च के बीच में कोलैबोरेशन करके की गई है, बिट्स पिलानी और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये IIM लखनऊ, ये तीनों ने मिलकर जो है क्या किया है, ये पर्टिकुलर स्टडी की गई है। इसमें डेटा जो ऑलरेडी था उससे है ना स्टडी की गई है, उसी डेटा को यूज़ करके। कोई नया डेटा इसमें नहीं निकाला गया है, कोई नया सर्वे नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें जो मेन बात कही गई है वो ये कि आउटपुट ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट 87-88 से 2004-05 तक बराबर बढ़ा, दोनों बढ़े, आउटपुट भी बढ़ा और एम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट भी तेज़ी से बढ़ा। लेकिन 4-5 से 2018-19 की बात करें तो ग्रोथ ज़रूर बढ़ी, लेकिन जो ग्रोथ थी वो जॉबलेस ग्रोथ थी। ठीक है, तो इसमें UPA और NDA को अलग अलग नहीं किया है ताकि एक दूसरे को ब्लेम ना करें। दोनों के ही टाइम में 2004 से बात कर लो तो 18 तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी। UPA टाइम तो गोल्डन ईयर्स थे, उसमें ग्रोथ भी बहुत थी लेकिन जॉब्स नहीं बढ़े थे। ठीक, ये जो डेटा लिया गया है वो कहाँ से लिया है, NSSO का डेटा है और अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, यहाँ से डेटा लिया गया है और फिर उसकी स्टडी की गई है।
स्टडी ऑल्सो पॉइंट्स टू जेंडर डिस्पैरिटी इन लेबर मार्केट, है ना, जो हमने अभी बात की लो फीमेल पार्टिसिपेशन रेट, तो जेंडर डिस्पैरिटी भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है लेबर मार्केट में। और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जो हायर एजुकेटेड यूथ हैं उनमें देखने को मिल रहा है। लेस एजुकेटेड लोगों को नौकरी मिल जा रही है, लेकिन जिनका एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। अगर हम बात करें 2020-21 के डेटा की, तो टोटल लेबर फोर्स कितनी थी, 556.1 मिलियन। उसमें से 54% जो है एम्प्लॉयज़, जो लेबर फोर्स है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, 22% रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं और लगभग 22% के आसपास कैजुअल एम्प्लॉयमेंट में, मतलब कैजुअल एम्प्लॉयमेंट इन्हें मिला हुआ है। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल डिक्लाइंड फ्रॉम 26.4 मिलियन इन 2019-20 टू 24.3 मिलियन। ठीक है, तो 2 मिलियन के आसपास जो है अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है 2020 में, 21 में अगर हम पहुँचे 19-20 और 20-21 की अगर बात करें तो। ठीक, ओवरऑल फीमेल पार्टिसिपेशन रेट की बात करोगे तो कितने पे है, 32% पे है, 32.46% 2020-21 की बात की जा रही है। और मेल जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है वो कितने परसेंट है, 81। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 33% का दोगुना उससे भी ज़्यादा है, 44.55 परसेंटेज पॉइंट्स जो है मेन से फीमेल का पार्टिसिपेशन कम है। ठीक, नेक्स्ट है द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर द इलिटरेट एंड लेस एजुकेटेड क्लास वॉज 0.57 एंड 1.13 रिस्पेक्टिवली, while for highly educated class graduate and above it was 14.73 in 2021 for the age group 15 to 29। ठीक, तो यहाँ पर क्लियरली क्या समझ में आ रहा है कि जो इलिटरेट है या फिर जिनके पास एजुकेशन कम है, 12वीं से भी कम पढ़े हुए हैं, उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो केवल 0.57 है और 1.13 है। लेकिन जो हाईली एजुकेटेड हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके अगर आप एज ग्रुप 15 से 29 की बात करेंगे तो उनमें 15% के आसपास ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें जॉब्स नहीं मिल रही है इतना एजुकेशन होने के बाद भी। ठीक, तो इलिटरेट के पास जॉब होने का कारण क्या है, जो सरकार की वेलफेयर स्कीम्स चल रही है, फॉर एग्जांपल मनरेगा, पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम, ये सब सारी चीज़ें इसके मेन रीज़न हो जाएंगे कि उन लोगों को जॉब क्यों मिल जा रही है। और दूसरा, आप जब ज़्यादा पढ़ लेते हो तो आप छोटी जॉब करना भी नहीं चाहते हैं। इंडिया की जो इकॉनमी है उसमें अच्छी जॉब्स नहीं हैं, इसलिए लोग तैयारी करते हैं फिर सरकारी नौकरी की। अगर अच्छी जॉब मिलेगी तो फिर उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और महत्वाकांक्षा भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक, तो ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हैं।